वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिकरण एवं सामाजिक विकास। सामाजिकरण, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपके सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है इससे। बाकी जो पूरा टॉपिक है इससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनमें आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट, जो सामाजिक विकास है, वो क्या है। सामाजिक विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके रीति रिवाजों को, उसके मानक जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो करें, आत्मसात करें और समाज के साथ रहें। तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे रीति रिवाज, जो आपके जो आपकी सभ्यता है, जिस कल्चर से आप आते हैं उसमें क्या रीति रिवाज हैं, कौन कौन से मानक माने जाते हैं, कौन कौन सी प्रथाएं चलती हैं, क्या बिलीव्स हैं, उनको फॉलो करके समाज के साथ रहना और समाज के साथ सामंजस्य बिठाना, ये चीज़ सामाजिकरण कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि हरलॉक की परिभाषा है। दो परिभाषाएं यहाँ पर हरलॉक की, 1, 2। हरलॉक की जो पहली परिभाषा है उसमें है सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। सामाजिक संबंध कौन से होते हैं? सामाजिक संबंध जैसे कि आपके टीचर्स के साथ आपके कैसे संबंध है, आपके दोस्तों के साथ कैसे संबंध है, रिश्तेदारों के साथ कैसे संबंध है, वो संबंध सामाजिक संबंध कहलाते हैं। अब इन संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना, ठीक है, इनके हिसाब से हरलॉक के हिसाब से ये चीज़ थी। दूसरी परिभाषा है जो इम्पोर्टेंट है, सामाजिक विकास का अर्थ समाज की प्रत्याशाओं के अनुकूलन व्यवहार की क्षमता को सीखना होता है। समाज की प्रत्याशाओं के अनुकूलन व्यवहार की क्षमता को सीखना होता है। ये होगी दूसरी परिभाषा। अब स्वरंसन की बात करते हैं। इनके अनुसार सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ अपने साथ तथा दूसरों के साथ मिलजुल कर चलने की योग्यता से है। अब ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रहते हैं, आप अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से रहते हैं, वो चीज़, वो योग्यता की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट है रॉस। रॉस के अनुसार सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास तथा उनके साथ मिलकर काम करने की क्षमता एवं संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। सहयोग करने वालों में हम की भावना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, हम की भावना का विकास तथा उनके साथ मिलकर काम करने की क्षमता एवं संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझें तो टीम के साथ हम खेलते हैं तो टीम भावना होती है, वहाँ पर एक टीम की बात की जाती है, कलेक्टिव जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, वहाँ पर उसकी बात की जाती है। तो साथ मिलकर एक टीम चलती है, उसी तरह से यहाँ पे सामाजिकरण को इन्होंने समझाया है। नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रिया की विशेषताएं। जो सोशलाइजेशन है, ये जो प्रक्रिया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताओं में आजीवन, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो सोशलाइजेशन है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो आजीवन चलता रहता है। मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है। हालांकि कुछ एक दो बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बताते हैं कि जन्म से पहले से ही सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मानना है कि जीवन पर्यंत, आजीवन ये प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा पहले अपनी जो माँ है,
जो परिवार है उनके साथ सामंजस्य बिठाता है। उसके बाद पड़ोसी, फिर रिश्तेदार, उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद फिर कॉलेज जाता है, फिर कोई व्यवसाय करता है, फिर अब वो ये सामाजिकरण सीख रहा है, मतलब सरल से जटिल की ओर जा रहा है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है तो अपना एक नया परिवार बनाता है। ठीक है, तो ये सरल से जटिल की ओर ये प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों से अनुकूलन। सामाजिक मानदंडों से अनुकूलन का मतलब है कि समाज में जो मानदंड हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो चीजें चल रही हैं समाज में, उनके हिसाब से ही चलना। जैसे कि किसी समाज में हम बात करें तो जैसे पुलिस होती है, तो पुलिस का क्या होता है, पुलिस का यहाँ पर कार्य होता है कि जो भी अपराध करते हैं उनको पकड़ना। तो यहाँ पर अपराध करना, किसी की हत्या करना, ये समाज में, हमारे समाज में ये सही चीज नहीं है। तो हर चीज के लिए मानदंड तय किए गए हैं कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, कैसे करनी है। नेक्स्ट है समाज द्वारा स्वीकार्य मूल्यों को सीखना। अब समाज द्वारा स्वीकार्य मूल्यों को सीखने से क्या मतलब है? समाज द्वारा ऐसे मूल हैं जैसे कि रीति रिवाज हो गए, पूजा पद्धति हो गई, पूजा पाठ हो गया, व्यवहार हो गया, त्योहार मनाने का तरीका। ये जो कुछ मूल्य होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो समाज के द्वारा जो स्वीकृत होती हैं, उनको सीखना ये सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताओं में आता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण के प्रकार। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात की जा रही है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण को कहा जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन। द्वितीय को कहा जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट में तो इससे पूछ ही लिया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है सी टेट में। प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीय सामाजिकरण, अब हम इसको देखेंगे। ये दो तो इम्पोर्टेंट है, बाकी हमें ये पांचों पता होने चाहिए। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? प्राथमिक सामाजिकरण में बच्चा खुद से इंटरेक्ट करता है, मतलब कि डायरेक्ट तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। और इस प्राथमिक सामाजिकरण में सरलता होती है, ऐसा नहीं है जटिल। सरल से जटिल की ओर जब जाना स्टार्ट करते हैं, जो हमने पढ़ा था विशेषताओं में, तो सरल से जटिल की ओर जाना जो प्रक्रिया है, तो जो सरल वाला पार्ट है वो प्राथमिक सामाजिकरण में आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि परिवार, परिवार परिवार में सोशलाइजेशन होता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, पैर छूने हैं नहीं छूने हैं, पूजा आ, आ, पूजा किस तरह से करनी है, पूजा होती है परिवार में नहीं होती है। ठीक है, बड़ों से कैसे बात करनी है, भाई बहन, ये चीजें आती हैं प्राथमिक सामाजिकरण में कि बच्चा वहां पर सबसे पहले यहाँ से सीखना स्टार्ट करता है। और इसके बाद आता है द्वितीय सामाजिकरण। द्वितीय सामाजिकरण में जो परिवार होता है, एक तरह से वो बच्चे को अब भेजता है द्वितीय सामाजिकरण के लिए तैयार करता है। तो जो उसकी तैयारी है वो प्राथमिक सामाजिकरण से हो रही है द्वितीय सामाजिकरण के लिए। अब द्वितीय सामाजिकरण में क्या होता है? द्वितीय सामाजिकरण में जैसे विद्यालय, जब बच्चा स्कूल जाता है तब उसका द्वितीय सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द्वितीय सामाजिकरण में अब जो कक्षा है, कक्षा में जो बच्चे हैं उनके साथ बात करता है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब खेलता है बच्चा, खेल के मैदान में जाता है, तो वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखता है, किस तरह से किससे बात करनी है, टीचर से बात करनी है, टीचर्स क्या क्या बात करते हैं, क्या सिखाते हैं, खेल के मैदान में क्या होता है, खेल के टीचर क्या कराते हैं, जो प्रेयर होती है, वंदना होती है स्कूल्स में, वो किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें द्वितीय सामाजिकरण में आ जाती हैं। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको हम देखते हैं
अग्रिम सामाजिकरण क्या है? अग्रिम सामाजिकरण का मतलब है कि अब हम बच्चे को तैयार करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं किसके लिए तैयार करते हैं? कुछ ऐसी चीज, कुछ संगठन में जाने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, ठीक है, उनके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कैंप। अब कैंप कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल की हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि वोकेशनल कैंप होते हैं, समर कैंप होते हैं, एजुकेशनल कैंप होते हैं। अब यहाँ पर जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी होती हैं। जैसे योगा एक तरह से हो सकता है, तो योगा का मतलब है कि वो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के वो योगा इंस्ट्रक्टर बन जाए। तो उसी तरह से जैसे एनसीसी होता है, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर तैयारी की जाती, तैयारी कराई जाती है, और वो रूल नियम सीखता है जो कि सेना में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, सेना में किस तरह से चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें एनसीसी में बच्चा सीख लेता है। बच्चे का यहाँ पे मतलब है कि एक जो वयस्क है, जो किशोर है, वो सीख लेता है कि एनसीसी के माध्यम से सीखता है कि सेना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर उसका सामाजिकरण हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है, अग्रिम सामाजिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्सामाजिकरण। पुनर्सामाजिकरण से क्या मतलब है? पुनर्सामाजिकरण से मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं, जैसे कि आप अभी सपोज करो कि आप एक गांव में रहते हैं। अब आप एक गांव में रहते हैं, गांव से जब आपके पिताजी आपको पढ़ाने के लिए ले गए शहर में, ठीक है, एक सिटी में आपको ले गए। अब जब सिटी में आपको लेके आए, तब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तो हमारे गांव से चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हम गांव में तो आपके पास भैंस थी, गाय थी, तो आपने सुबह उठकर गाय के लिए, भैंस के लिए कुछ किया, और उसके बाद आप स्कूल चले गए। पर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर चीज़ें अलग हैं, यहाँ पर सुविधाएं अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर सवारी, वाहन की सुविधाएं यहाँ पर अलग हैं, लाइट अच्छी आती है यहाँ पर। तो किस तरह से लोग ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अपनी जॉब्स पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको शहर के हिसाब से ढलना पड़ता है, जहाँ पर आप रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, आप उस हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल और हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान हिंदी हिंदी में बात करता है। अगर वो इंसान हिंदी में बात कर रहा है, और उस इंसान को, जैसे एक बच्चा है जो हिंदी में बात करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से एक बच्चा है। अब उसके जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अब उनकी पोस्टिंग हो जाती है पंजाब में, ठीक है। अब जब उनकी पोस्टिंग पंजाब में हो जाती है और वो अपनी फैमिली को पंजाब में ले जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे को हिंदी आती है, उसका सामाजिकरण हुआ, ठीक है, हिंदी सीखी उसने। लेकिन जब वो पंजाब में गया, सपोज चंडीगढ़ में गया, तो वहाँ को उस बच्चे को वहाँ की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें सीखता है तो वहाँ पर वो भाषा भी सीखेगा, वो वहाँ का रहन सहन भी सीखेगा, जो खान पान है वो भी सीखेगा। तो वो उसका पुनर्सामाजिकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग समाजीकरण। लिंग समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? लिंग समाजीकरण का मतलब है कि एक सोसाइटी में, एक समाज में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें केवल स्त्री काम करती हैं, जो स्त्रियों के लिए ही बनाया जाता है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ जिनको पुरुषों के लिए ही बनाया जाता है। तो ऐसी संस्थाओं में जब पर्सन एंटर करते हैं, तो वो संस्थाएं, वहाँ पर इनका जो समाजीकरण है वो लिंग समाजीकरण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, स्वयं सहायता समूह होता है एक, स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर महिलाओं के लिए होता है, ठीक है, महिलाओं के लिए होता है। अब अगर हम पुरुषों की बात करें, तो ये तो हो गया स्वयं सहायता समूह। दूसरे क्लब भी हो सकते हैं। क्लब का मतलब ये नहीं होता है कि जो डांस क्लब है वो अलग चीज़ है। क्लब यहाँ पर कुछ हो सकते हैं, जैसे कि रोटरी क्लब हो सकते हैं, राइफल क्लब हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं।
कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अपना मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे पुरुष ग्रुप अलग बना लेते हैं, बैंड बैंड होते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर, मतलब कहने का मतलब कि या तो पुरुष का ही वो ग्रुप है, ठीक है, या महिलाओं का ग्रुप है, तो वहां पर उसको लिंग समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है एजेंसी। एजेंसी, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एजेंसी कौन कौन सी होती है। एक्टिव एजेंसी, इसको कहा जाता है सक्रिय एजेंसी। कि सक्रिय एजेंसी कौन सी होती है, और दूसरी होती है पैसिव एजेंसी। अब सक्रिय एजेंसी की यहाँ पर बात करें, एक्टिव एजेंसी ये क्या होती है। एक्टिव एजेंसी की जब भी बात होती है तो यहाँ पर ऐसी एजेंसी, ऐसी संस्था जो कि बच्चे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पर हम बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समझे तो एक पर्सन के साथ जहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, वो संस्थाएं एक्टिव एजेंसी कहलाती हैं। अब एक्टिव एजेंसी क्या होती है, एग्जाम्पल देखेंगे। परिवार, एक परिवार एक एक्टिव प्राइमरी एजेंसी, ठीक है। परिवार क्या होता है, ठीक है, ये प्राइमरी एजेंसी भी इसको कहा जाता है, और एक्टिव, दोनों ही है। अब परिवार के बाद स्कूल, विद्यालय, ठीक है, लाइब्रेरी, टीम, ये चीजें, कोचिंग जाता है वो कॉलेज, ये सारी चीजें एक्टिव एजेंसी हैं, क्योंकि ये सारी एजेंसी किसी पर्सन के साथ या किसी बच्चे के साथ डायरेक्ट वहां पर इंटरेक्ट करती हैं। अब पैसिव एजेंसी क्या होती है। पैसिव एजेंसी का यहाँ पर एग्जांपल हम देखें, जैसे कि पुलिस। पुलिस एक पैसिव एजेंसी हो गई। पैसिव एजेंसी का मतलब यहाँ पर इसलिए है कि जो जरूरी नहीं कि हर बच्चा या हर व्यस्त या फिर हर सारे पर्सन पुलिस के साथ इंटरेक्ट करें, ऐसा नहीं है। कभी जरूरत पड़ने पर हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो इन चीजों में। लेकिन लेकिन इनका असर होता है। अब कैसे होता है, किसी समाज में अगर एक सोसाइटी में कोई अगर घटना होती है, कुछ गलत घटना होती है, कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वहां पर जो पुलिस है उनका एक भय भय रहता है, डर रहता है, क्योंकि वो जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन अगर कुछ गलत कर रहा है, तो गलत करने से पहले हो सकता है सोचे कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो हो सकता है मुझे जेल हो जाए। तो ये चीज़ें जो लीगल सिस्टम है उसका वो पैसिव एजेंसीज में यहाँ पर आती हैं। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि एक्टिव एजेंसी कौन सी होती है, पैसिव एजेंसी कौन सी होती है। अब यहाँ पर सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, एक चीज और है, एजेंट्स। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होंगे। यहाँ पर जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं वही चीजें प्रभावित भी तो करती हैं। तो यहाँ पर हम इन चीजों को एक साथ ही पढ़ें, क्योंकि जो एजेंट होगा वही तो प्रभावित करेगा, वही तो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें आता है परिवार। परिवार से जितनी अच्छी कहते हैं परवरिश होगी, तो बच्चे का सही होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर 100% की बात नहीं की जा रही, चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि अगर बच्चे परिवार से सही शिक्षा मिली है तो जो बच्चे का जीवन है वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट है विद्यालय। अब विद्यालय हम देख सकते हैं कि एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाती है विद्यालय में, उस बच्चे की जो वोकैब होती है, वोकेबलरी होती है और स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स किसी ऐसे विद्यालय में जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाती हो, उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो यहाँ से विद्यालय का फर्क पड़ता है। जैसे आपका स्टेट बोर्ड का स्कूल हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों के समूह। साथियों के समूह और हम उम्र बालक। यहाँ पर स्कूल में बच्चा जाता है तो फिर वो दोस्ती करने लगता है, दोस्त बनाने लगता है, स्कूल के दोस्तों के साथ खेलना, फिर जब घर पे आता है तो जो मोहल्ले में बच्चे हैं उन बच्चों के साथ खेलना। तो जो समूह होते हैं उनका फर्क पड़ता है, क्योंकि
हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ग्रुप में ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हो सकता है कि बाकी जो मेंबर्स हैं वो जो ज़्यादा पढ़ाई करते हों या फिर जो स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों वो अट्रैक्ट हों उस ग्रुप से, तो उस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करें। हो सकता है कि एक ग्रुप है जो म्यूजिक करते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो उन ग्रुप के प्रति एक ऐसा बच्चा ज़्यादा आकर्षित होने के चांसेस रहते हैं जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, जो सीखना चाहता हो। तो यहाँ पर हम उम और साथियों के समूह लिया जाता है, इनको कहा जाता है पीयर ग्रुप। ठीक है, हम और बालक होते हैं, इनको पीयर ग्रुप कहा जाता है। जो बालकों का समूह होता है उसको पीयर ग्रुप कहा जाता है। जनसंचार माध्यम जैसे सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया में बच्चे यूट्यूब से क्या सीखते हैं, इंस्टाग्राम से क्या देख रहे हैं, कुछ सही चीज़ देख रहे हैं, कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं। जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, दूरदर्शन, ये सारी चीज़ें जनसंचार माध्यम में आ जाती हैं। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति संस्कृति का भी फर्क पड़ता है। संस्कृति की, वो किस संस्कृति से आ रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, वो बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं सोशलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट में। तो जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो पहला है कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, दूसरा है हार्वर्ड मीड का सिद्धांत, तीसरा है दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है चार सुपर टैट, अगर यूपी टेट और सुपर टेट में यहाँ से चांसेस कभी कभी हो कि पूछ लें अगर एग्जाम टफ हुआ। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, समाज रूपी आईना व्यक्ति की कमियां दिखाकर सामाजिक प्राणी बनाता है। कूले का जो सिद्धांत है, स्वदर्पण सिद्धांत, इन इनके सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति में जो कमियां हैं, वो समाज है वो एक आईने की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक समाज इंसान को उसकी कमियां दिखाता है, जिससे कि वो इंसान अपनी कमियों को सही कर ले। जैसे एक व्यक्ति है जो कि क्राइम करता जा रहा है, ठीक है, अगर अपराध कर रहा है तो उसको नहीं पता वो अपराध कर रहा है, लेकिन जो कार्य उसने किया, जो अपराध किया है, वो समाज में वो समाज उसको अप्रूव करता है या नहीं करता है। अगर समाज अप्रूव करता है तो वो कमी नहीं हुई, लेकिन समाज अगर अप्रूव नहीं करता है, समाज किसी ऐसे कार्य से, किसी व्यक्ति के कार्य को अगर अप्रूव नहीं करता है, तो व्यक्ति को लगता है, और जो समाज है वो उनको बायकॉट कर सकता है। बायकॉट करने का मतलब है कि जो हम बिल्कुल अगर एक सिंपल समझें, तो अगर आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है तो आपका पड़ोसी भी आपसे बात नहीं करेगा, आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो जो कमी है वो कभी जो समाज है वो दिखाता है इंसान को, आईने आईना बन जाता है एक समाज, और एक व्यक्ति की कमियों को दिखाता है ताकि वो व्यक्ति अपनी कमियों को सही कर सके। ये था कूले का स्वदर्पण सिद्धांत। नेक्स्ट है हार्वर्ड मीड का सिद्धांत, मैं और मुझे सिद्धांत। इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। अपने हितों की पूर्ति दूसरे के हितों की पूर्ति पर निर्भर है। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर शुरुआत में भावना होती है मैं की, उसके अंदर मैं की भावना होती है, उसे कुछ चाहिए तो चाहिए, भूख किसी को भी लगी हो, उसे भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आत्म केंद्रित होता है एक तरह से। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब समाज के साथ घुलता है, मिलता है, किशोर होता है, वयस्क होता है, तब वो जब एक उस पर्सन को समझ में आता है कि जो मेरे हित हैं, जो मेरे हितों की पूर्ति है, वो दूसरों के हितों की पूर्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अ, अगर आप खरीद रहे हैं, जैसे दूध खरीदा आपने, किसी से आपने दूध खरीदा, तो आप अपने हित की पूर्ति के लिए दूध खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हितों की भी तो पूर्ति हो रही है, क्योंकि उसको भी चीज़ चाहिए। आपने उसको पैसे दिए, रुपए दिए, और आपने उससे दूध ले लिया। यहाँ पर आपने समझा कि मैं और मुझे, ये चीज़ को
समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया में इसको कम किया जाता है, इसको समझा जाता है, मैं और मुझे समझा जाता है कि ज़रूरत है या नहीं है। और फिर उसके बाद में समझ में आता है कि अगर मुझे अपने हितों की पूर्ति करनी है तो मुझे दूसरे के हितों पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है दुर्खीम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। यहाँ पर एक एकल पहचान होती है, उसके बाद बहिष्कृत होना या होने का भय होता है। यहाँ पर दुर्खीम का जो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, यहाँ पर यहाँ सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति समाज में एक भय से कार्य करता है कि अगर उसने कोई ऐसा कार्य किया कि समाज उसको बहिष्कृत ना कर दे, समाज उसको बहिष्कृत ना कर दे, ठीक है, अगर समाज ने बहिष्कृत कर दिया तो फिर उस व्यक्ति पर असर पड़ेगा। अब क्या असर पड़ेगा इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर बात की जा रही है जो बहिष्कृत होने का भय है, वो भय एक इंसान को, एक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाता है। क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया जो समाज को पसंद नहीं आया, जो आपकी सोसाइटी में जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, जिस सोसाइटी में जो आपकी सोसाइटी नहीं मानती है, तो हो सकता है वो सोसाइटी आपका बहिष्कार कर दे। तो ये जो भय है बहिष्कृत होने का, वो भय सामाजिक प्राणी बनाती है एक पर्सन को। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक, को सही कर देते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर जो एरिक एरिक्सन है, ठीक है, एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्रूड या सिगमंड फ्राइड के शिष्य हैं, ठीक है, एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्राइड के शिष्य हैं। अब जब सिगमंड फ्राइड की हमने सिद्धांत की बात की थी, उसमें देखा हमने, और आपको याद होगा कि वहाँ पर काम वासना की प्रधानता है, उनका जो सिद्धांत है वहाँ पर, ठीक, वहाँ पर काम वासना है उसकी ज़्यादा प्रधानता है। लेकिन एरिक्सन का जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक विकास की प्रधानता को रखा है। इन्होंने 8 सामाजिक अवस्थाएं बताई हैं और वो चरण हैं, ये चरण इस तरह से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ अवस्था है, उम्र और उत्पन्न कोण, ठीक है, किस उम्र में कौन सी अवस्था होती है और उस अवस्था से कौन सा गुण उत्पन्न होता है, ये देखेंगे। यहाँ पर विश्वास बनाम अविश्वास, वर्सेस बोलते हैं उसको, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम, लगाम वर्सेस विघन, उत्पादकता वर्सेस स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, विश्वास हो गया, स्वायत्ता, पहल, परिश्रम, पहचान, लगाम, उत्पादकता, संपूर्णता, अगर ये इन चीज़ों का सही से विकास हुआ है तब उनसे ये गुण उत्पन्न होते हैं। ये किसका सिद्धांत के अनुसार हम पढ़ रहे हैं? ये है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत। उस सिद्धांत में जो 8 सामाजिक अवस्थाओं की बात की गई है, उनको स्टडी यहाँ पर करें। विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ पर 0 से 18 माह तक, ठीक है, लगभग 1.5 वर्ष तक यहाँ पर ये अवस्था रहती है। इस अवस्था में अगर विश्वास अगर ज़्यादा, इसका ज़्यादा विकास हुआ, जैसे किसी परिवार में, कोई परिवार सही परिवार है, ठीक है, और बच्चे को सही चीज़ें सिखाता है, वहाँ पर उस बच्चे का जो सामाजिक विकास होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है, विश्वास जो कि 0 से 18 माह तक की उम्र रखी गई है, और यहाँ पर अगर इस अवस्था में 0 से 18 वर्ष तक अगर उसका जो विश्वास है, इसमें ज़्यादा अगर कहें कि यहाँ पर अगर ज़्यादा काम हुआ है उसमें बचपन में, तो यहाँ पर आशा का जो गुण है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्वायत्ता शर्म, ये 18 माह से 3 वर्ष तक यहाँ पर इच्छा शक्ति, ठीक है। अब ये क्या होती है, जैसे कोई बच्चा
अब कोई काम करता है, कोई बच्चा, अगर बच्चे ने कोई काम किया और सारे मिलकर हंसने लगे परिवार में उसके और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो शर्म है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर बच्चे ने कोई काम किया और उसको परिवार में और स्कूल में उसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं काम करने के, तो वहाँ पर स्वायत्तता का विकास होता है, जो स्वायत्तता की अवस्था आती है और वहाँ पर इच्छा शक्ति का जो गुण है वो उत्पन्न होता है। पहल वर्सेस अपराध बोध, यहाँ पर कोई जब 3 वर्ष से 5 वर्ष तक अवस्था रहती है, अगर यहाँ पर कोई कार्य करता है बच्चा, ठीक, कोई पहल करता है, कार्य करता है, तो या तो वो सही होगी या वो गलत होगी। गलत है तो अपराध बोध हो जाएगा और वहाँ से उस बच्चे को कार्य करने का जो उद्देश्य है वो वहाँ से समझना स्टार्ट करता है, जिसको उद्देश्य परकता कहते हैं कि ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परिश्रम वर्सेस हीनता, ये चलती है 5 से 13 वर्ष तक, ठीक है। 5 से 13 वर्ष तक यहाँ पर प्रतियोगिता या क्षमता, इसका ये जो गुण है ये उत्पन्न होता है। परिश्रम और हीनता, परिश्रम का मतलब है कि जब स्टूडेंट है, जब पढ़ाई करता है, जब कोई उससे एग्जाम की बात की जाती है और वो परिश्रम करता है, जब परिश्रम करता है तो जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता के गुण की वहाँ पर उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है पहचान बनाम भ्रम, ये 13 वर्ष से 21 वर्ष तक चलता है। यहाँ पर वफादारी की बात आती है। अगर हम इस उम्र की बात करें, ठीक है, इस उम्र की अगर हम बात करें तो ये किशोरावस्था की यहाँ पर एक तरह से बात हो रही है। जब किशोरावस्था की बात हो रही है तो वहाँ पर एक किशोर अपनी पहचान को आगे रखने की कोशिश करता है। स्यूडो मैच्योरिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वफादारी यहाँ पर उत्पन्न होती है, वफादारी के गुण उत्पन्न होता है, जैसे कि दोस्तों के प्रति वफादारी, अपने ग्रुप के प्रति वफादारी, इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लगाम वर्सेस विल्कन, जो कि 24 वर्ष से 40 वर्ष तक इसका गुण कौन सा उत्पन्न होता है? प्यार। इस उम्र की बात की जाए फिर से शादी, परिवार, ये इस स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट है 40 से 65 वर्ष, यहाँ पर परिवाह, ठीक है। अवस्था कौन सी है? उत्पादकता वर्सेस स्थिरता। अब यहाँ पर 65 वर्ष, 40 से 65 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पर बात की जाती है जो व्यवसाय है, ठीक है, जो कार्य करता है इंसान, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है संपूर्णता वर्सेस निराशा, 65 वर्ष से ऊपर और बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो ये जो 8 अवस्था हैं, जो चरण हैं, ये किसने बताए? एरिक एरिक्सन। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कौन कौन से या किस तरह से सामाजिक विकास होता है। कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास, यहाँ पर प्रथम माह में सामाजिक विकास कैसे होता है? प्रथम माह में सामाजिक विकास जैसे तेज रोशनी, आवाज पर प्रतिक्रिया, रोना और रोने व आंखों को घुमाने की प्रक्रिया। इस अवस्था में मतलब प्रथम माह में एक जो शिशु है वो तेज आवाज या तेज रोशनी पर प्रतिक्रिया देता है। जब वो 2 माह का होता है, ठीक है, तो वहां पर वो आवाजों को पहचानने लगता है, ध्वनि में अंतर समझने लगता है और उसके पास जो आते हैं उससे दूर जाते हैं, जो उसके पास आते हैं उनको देखकर वो मुस्कुराता भी है। तो ये सामाजिक विकास इस तरह से होता है। नेक्स्ट, तृतीय माह में सामाजिक विकास, 3 माह का जब होने लगता है तो वो अपने माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है और अगर आप उससे बात करती हैं और जब अगर वो रोता है और आप उससे बात करते हैं, ताली बजाते हैं, तो वो चुप हो जाता है। तो ये एक तरह से क्रिया हो जाती है सामाजिक विकास की। चतुर्थ माह में एक शिशु के पास कोई आता है या फिर किसी व्यक्ति को देखता है मुस्कुराते हुए, तो वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और अकेला होता है, जब अकेले होने पर वो डरने लगता है। 5वें माह में बात करें तो 5वें माह में बच्चा क्रोध व प्रेम व्यवहार में अंतर समझने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप क्रोध में तेजी से इससे बात करेंगे तो वो डर जाएगा, ठीक है, हंसने पर हंसेगा और अगर डांटेंगे तो वो सहम जाता है। नेक्स्ट है 6ठे माह में सामाजिक विकास। 6ठे माह में सामाजिक विकास कैसे होता है?
परिचित और अपरिचितों में अंतर समझने लगता है। कोई इसको गोद लेने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि अपरिचित व्यक्ति की गोद में बच्चा ना जाए। 90 माह में सामाजिक विकास, यहाँ पर शब्दों, हाव भाव, कार्य का अनुकरण करता है। जो आप बात करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। जो आपके हाव भाव होते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको वो करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है प्रथम वर्ष में सामाजिक विकास। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर परिवार के सदस्यों में घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है। कोई अगर काम कर रहा है, जैसे कुछ एक्टिविटी कर रहा है बच्चा और आप उससे मना करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बात मानने लगता है। द्वितीय वर्ष में सामाजिक विकास, जब एक बच्चा 2 वर्ष का होता है लगभग, तो वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। परिवार का सक्रिय सदस्य होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि मम्मी ने बुलाया, कोई काम करने को कहा। काम करने का मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा काम करने लगा। काम करने का मतलब यहाँ पर जैसे कोई छोटी वस्तु उठा के दे दी, कहा कि पापा को बुला लाओ, ठीक है। दादा के साथ, दादी के साथ बच्चे का घुलना मिलना और छोटे छोटे काम करना। तो इस तरह से बच्चा परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट है तृतीय वर्ष में सामाजिक विकास। तृतीय वर्ष में अन्य बालकों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। जो आसपास के बच्चे हैं, जो परिवार में बच्चे हैं, उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है और खिलौने का लेन देन करने लगता है। पहले तो जो खिलौना उसको चाहिए वो चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको खिलौने बदल बदल कर, एक दूसरे से बदल कर भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। चतुर्थ वर्ष में सामाजिक विकास। चतुर्थ वर्ष में बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। घर वाले बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे नर्सरी क्लासेस होती हैं, प्री नर्सरी क्लासेस होती हैं, उन्हें बच्चों को भेज देते हैं और वहाँ पर नए बच्चों के साथ अनुकूलन सीखता है। 5वें वर्ष में सामाजिक विकास, नैतिकता की समझ विकसित होने लगती है और समूह के नियम मानने लगता है। समूह के नियम मानने से मतलब है कि जो भी खेल खेलता है 2-3 बच्चों के साथ मिलकर, तो उस खेल के कुछ नियम होते हैं जो आपस में वो बच्चे डिस्कस करते हैं, उस नियम के हिसाब से खेलते हैं। नैतिकता की समझ विकसित होना है, इसका मतलब है कि सच, झूठ, सही, गलत, ये चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं, वो समझने की कोशिश करता है। छठे वर्ष में सामाजिक विकास। छठे वर्ष में जब बच्चा 6 वर्ष का लगभग होता है, तो वो सुचारू रूप से विद्यालय जाना शुरू करता है, मित्र बनाता है, सामाजिक कार्यों में भागीदारी लेता है और परिवेश के हिसाब से ढलना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे कैसे होता है? बाल्यावस्था में इसको टोली या समूह की आयु कहा जाता है, इसको गैंग एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि गैंग एज या फिर टोली या समूह की आयु क्या होती है। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है बालक या बालिकाओं की रुचियों में स्पष्ट अंतर्दृष्टिगोचर होना, सामाजिक स्वीकृति एवं प्रशंसा पाने की इच्छा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल, बैड गर्ल, वो चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। स्नेहपूर्ण व्यवहार से वंचित बालक प्रायः उद्दंड हो जाते हैं, मित्रों का चुनाव करने लगते हैं। बालक आत्मकेंद्रित या स्वार्थी नहीं रहता है। यहाँ पर बच्चा आत्मकेंद्रित या स्वार्थी नहीं रहता है, इसका मतलब है अपने खिलौने शेयर कर सकता है दूसरों के साथ, दूसरे की बात मान लेता है, ठीक है। खेलों के माध्यम से सामाजिक संपर्क स्थापित करें। ये तो हो गया बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब नेक्स्ट टॉपिक है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से हो? मैत्री भावना का विकास। मैत्री भावना का विकास मतलब कि दोस्ती, वो दोस्त बनाता है, दोस्ती करता है लोगों से, समूह का निर्माण होता है, ठीक है। समूह के प्रति भक्ति दिखाता है, मतलब यहाँ पर जो दोस्त हैं, जो दोस्तों का समूह है, उनके प्रति लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं। विद्रोह की भावना देखने को मिलती है, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, यहाँ पर जो किशोर होते हैं वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो सामाजिक रूप से परिपक्व हैं, जिसको स्यूडो मैच्योरिटी भी कहा जाता है। स्यूडो मैच्योरिटी ये टर्म यूज की जाती है। व्यवसाय चयन में रुचि दिखाने लगते हैं और यहाँ पर राजनीतिक दलों का प्रभाव भी पड़ता है। अब एक लास्ट चीज है सामाजिक विकास और शिक्षा।
मतलब सामाजिक विकास में शिक्षा का क्या क्या मतलब होता है। तो एक चीज है वो देखना है कि शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। यहाँ पर किस शिक्षा की बात की जा रही है? हालांकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बालक का सामाजिक विकास करना है, कि वो समाज के साथ रहना सीख जाए, किस तरह से व्यवहार करना है, ठीक है, किस तरह से समाज के नियमों को समझना है, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड सोशल डेवलपमेंट ये समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।